हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का 3rd चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। तो देखिए, कोयला और पेट्रोलियम सारे बच्चों ने देखा होगा। अब उन्हीं से संबंधित इस चैप्टर को हम जानेंगे कि कोयला क्या है, कैसे प्राप्त हुआ, और पेट्रोलियम क्या है, ये पेट्रोलियम से हमने क्या क्या और भी चीज़ें बनाई, तो इनके बारे में और इनके खनन के बारे में और ये लाभ क्या है, हानि क्या है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो याद रखिए बच्चों, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इनका उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जा रहा है, क्या लाभ है, ये बताना है। तो याद रखिए, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग निम्नलिखित से लाभ है। पहला पॉइंट ये है कि ये कम प्रदूषककारी हैं, यानी इनका उपयोग करने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, हमें इसे आसान होता है उपयोग कर। दूसरा पॉइंट है कि ये स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का अर्थ होता है कि इन्हें आसानी से हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है। अगला पॉइंट बोल रहा है ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते हैं, यानी हम लकड़ी, कंडक और सारी चीज़ें खरीदें ये कॉस्टली पड़ेंगे, पर अगर जो एलपीजी गैस है, जो घर में उपयोग होने वाली जो गैस है, यदि कम संख्या घर में है तो वो एलपीजी जो गैस होती है वो सस्ती पड़ती है। तो याद रखना, एलपीजी जो गैस है, ये जो ईंधन है, ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। फोर्थ है, ये आसानी से उपलब्ध है। आसानी से उपलब्ध होने का अर्थ ये है कि हम मार्केट में इन्हें पैसों से खरीद भी सकते हैं, तो वो आसानी से उपलब्ध भी है। मान लो हमें लकड़ी का उपयोग करना है, तो हमें लकड़ी काटना तो अब क्या है, निषेध है, तो लकड़ी जब नहीं काटेंगे तो खाना ही नहीं बनेगा। तो हम जब खाना बनाना है तो हम ये ही ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करेंगे जो आसान और स्वच्छ और सुविधापूर्वक जिनसे खाना को बनाया जा सकता है, तो वो है एलपीजी और सीएनजी। तो हमने जाने कि एलपीजी क्या है और सीएनजी क्या है, इसके गुण और उपयोग। अगला प्रश्न बोल रहा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो सड़क के निर्माण में पेट्रोलियम का ही उत्पाद है जो है बिटुमेन। इस बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो जब सड़क बनाते हैं तो काला काला जो डामर की तरह से उपयोग होता है वो बिटुमेन है, जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही पक्का होता है और इससे सड़क निर्माण में बहुत ही सहायता होती है। तो याद रखना, बिटुमेन पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। पेट्रोलियम का जो उत्पाद है उसी में से जो है वो है बिटुमेन। तो बिटुमेन जो पदार्थ है वो कोयला का ही रूप है। बिटुमेन कोयला होता है, इस कोयले को डाल दिया जाता है, काला काला डामर जैसे पदार्थ बनता है, वो कहलाता है बिटुमेन कोयला। इससे क्या बनाई जाती है, सड़क निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये है बिटुमिनस कोयला। इस बिटुमिनस कोयले को धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये पिघल जाता है और पिघलने के बाद इसको सड़क के निर्माण में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आपने चित्र के माध्यम से जाना कि ये कौन सा कोयला है, तो ये बिटुमिनस कोयला है जिसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति जो है से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो जो छोटे छोटे अवशेष हैं, जो प्लांट, पत्ती, जीव जो मृत हो गए हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर समाते जाते हैं, पृथ्वी के अंदर धंसते जाते हैं, तो उनसे क्या बना, तो वो प्रक्रम क्या कहलाया। तो आइए जानेंगे। कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन, मृदा, ये सारे दाब के कारण नीचे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं
और इनके ऊपर मृदा धीरे 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 जो है वो मिट्टी है वो जमती जाती है। इस जमाव के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं और जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं यानी ज़मीन के अंदर धंसते जाते हैं, इनका ताप भी बढ़ता जाता है। और जैसे ही ताप बढ़ता है तो उच्च दाब के कारण, यानी उच्च ताप भी हो गया, उच्च दाब भी हो गया। इन उच्च ताप और दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे 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 किस में बदल जाते हैं? कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोयले में मुख्य रूप से याद रखना कार्बन होता है, और कार्बन प्राप्त करने की प्रक्रिया, कार्बन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कार्बनीकरण। तो आपको याद रखना है कि इससे कार्बन भी निर्माण हो रहा है और कोयला भी बन रहा है। तो कोयला जो है कार्बन का ही रूप है, क्योंकि उसमें क्या है? कोक है और कार्बन भी है, तो ये कोयले का ही रूप है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान करना है। तो आप ये याद रखिए, 2 रिक्त खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों का पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खालिस्तान है। तो आप याद रखिए, पहले खालिस्तान में आएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है परिष्करण कहलाता है। ठीक है। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है CNG, जिसे मैंने बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, शॉर्टकट में से CNG कहा जाता है। तो ये हुए आपके खालिस्तान। अब है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य को चुनना है, तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत बनेंगे। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये असत्य है। जीवाश्म ईंधन अगर प्रयोगशाला में बनाए जाते तो इन्हें करोड़ों वर्ष नहीं लगते बनाने में, कुछ ही समय में बना जाए। तो जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के नीचे, अभी हमने देखा था कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जीवों की आश्म, जीवों की राख, जो पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे दब जाते हैं और वो धीरे धीरे उच्च दाब और उच्च दाब के कारण क्या हो जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते, यह असत्य है। और पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये भी असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG कैसा है? अच्छा ईंधन है, जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, कोक कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। हाँ, ये सत्य होगा कि कोक जो है कार्बन का कैसा रूप है? शुद्धतम रूप है। अगला है, 4th होगा, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो कोलतार जो है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य होगा। अगला 5th है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। गलत बात, ये असत्य होगा। तो जो मिट्टी का तेल है वो जीवाश्म ईंधन है। जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, तो शुद्धिकरण के द्वारा पेट्रोलियम का जो कच्चा पदार्थ होता है, पेट्रोलियम जो कच्चे तेल के रूप में होता है, जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तब उससे बनता है केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो याद रखिए, मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो आप याद रखिए, ये मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है बोल रहा है, इसका मतलब ये भी असत्य है। अगला है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? तो हमें मालूम है कि जब हम प्रकृति में जो ये प्राप्त हो रहे हैं वो हजारों वर्षों के दौरान ये बन रहे हैं जीवाश्म ईंधन। तो जब हम पृथ्वी में इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो एक समय आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, क्योंकि इनके बनने में मृत जीवों को ईंधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार जो है वो सीमित है। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको ये याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन एक समय के पश्चात, जो हम कोयला, पेट्रोलियम लगातार बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये ऐसे संसाधन है जिन्हें हमें सुचारू रूप से बहुत ही केयरफुली उनका उपयोग करना चाहिए। तो आप याद रखिए, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। देखिए, ये है जीवाश्म ईंधन। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए होंगे, चित्रों से आपके दिमाग में ये मेमोरी में बैठता है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो आप याद रखिए, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हैं। जो CNG है, ये जो गैसें हैं, ये प्रकृति से प्राप्त, जो भूमि की जो अंदर जो गर्भ शक्ति है
उससे हमने प्राप्त किया, यही है जीवाश्म ईंधन। अब अगला है कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं जो कोयले का ही रूप है कोक है। तो ये जो कोक है कितना काला, कोक के जो लक्षण हैं वो क्या व्यक्त कर रहे हैं। तो कोक क्या है, एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। उसको देख के ही आप उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं कि कैसा है। वो कठोर है, सरंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन है, तो आपको याद रखना है कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। आपको ये याद रखना है चित्र के माध्यम से भी और आंसर के माध्यम से भी। अगला है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए अभी आपने छोटे छोटे आंसर से समझा कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। अब आपको बताना है कि पेट्रोलियम का प्रक्रम कैसे किया, कैसे निर्माण किया। तो आप याद रखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत होते हुए, जैसे मृत होते गए, इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत मिट्टी की तह धीरे 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 में वो ढक गए। और ढकने के बाद लाखों वर्ष के बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव किस में बदल गए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो आपको इस आंसर को 1 से 2 बार पढ़ना है तो आपको आसानी से याद होगा। तो अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से हुआ। ये देखिए पेट्रोलियम का निर्माण बहुत सारे जो समुद्र हैं और उनके नीचे जो तली है, तली के नीचे बहुत सारे धीरे 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 अवशेष हैं, वो क्या हो गए, दब गए। और दबने के बाद उच्च दाब और ताप के कारण धीरे धीरे जो अवशेष हैं वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो देखिए इस तरफ जो चित्र है राइट हैंड में, ये पेट्रोलियम का शोधन का चित्र है। जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है तो हमें पेट्रोलियम के जो कुछ अवशेष हैं वो जो जैसे मिट्टी का तेल, मोम, वैक्स और इससे जो संबंधित डीजल, ये सारे शुद्धिकरण से, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम जब प्राप्त होता है पृथ्वी से, वो कच्चा होता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो आपने इस तरह जाना पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ, हजारों लाखों वर्षों के दौरान किसका निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब हम जानेंगे इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर जो 1 लाइनों में होते हैं। आपको उसकी परिभाषा जो है पूछी जा सकती है या फिर 1 शब्द में उत्तर दीजिए पूछे जा सकते हैं। तो मैं 15 प्रश्नों के उत्तर, जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं वो 15 क्वेश्चन कराऊंगी। बच्चों बहुत अच्छे से नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पहला है ऊर्जा के कुछ नवीकरणीय स्रोत के नाम बताना है। तो नवीकरणीय का मतलब होता है जो दोबारा से बन जाए, ऐसे स्रोत। तो कौन कौन से हैं, जल, पवन और सौर, ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत हैं। दूसरा है कि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताना है। तो अभी हमने जाने कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, क्या है। तो कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस चित्र के माध्यम से भी आपने देखा। तीसरा है कोयले में मौजूद तत्वों के नाम बताना है। तो कोयले में कौन कौन से तत्व हैं, वो तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। याद रखना कोयलों में उपस्थित हैं। हम जो कोयला जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस कोयले में कौन सा है, तत्व मौजूद है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर। अगला है कि खनन की 2 मुख्य तकनीक, यानी जब हम खोद रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाल रहे हैं तो वो जो है वो कौन सी तकनीक है, एक तो सतही खनन और एक होता है भूमिगत खनन। खनन का अर्थ होता है खोदना, ज़मीन से खोदकर किसी भी जो मृत शेष है, अवशेष है, पेट्रोलियम जो है, इन चीज़ों को बाहर की ओर निकालना खनन कहलाता है। तो सतही खनन और भूमिगत खनन। अगला प्रश्न है कोयले की 4 किस्मों की सूची बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बच्चों, बहुत अच्छे से याद करना इसे। तो कोयले की 4 किस्म हैं, पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। तो ये कोयले के 4 प्रकार हैं, 4 किस्म हैं जो कोयले से प्राप्त होती है। तो कोयले की 4 किस्में हैं, पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। तो ये 4 किस्में हैं। बच्चों ये देखिए, ये कोयले के 4 प्रकार हैं। ये चारों के चित्र आप देख रहे हैं। पहला है वो है पिट कोयला,
और दूसरा है लिग्नाइट कोयला, ये बिटुमिनस कोयला है। चौथा है एंथ्रेसाइट। तो आप देखिए चारों के प्रकार हैं, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। पहला पिट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, जिसे हमारा क्वेश्चन था कि जो कार्बन से जो प्राप्त हैं वो कोयले की 4 किस्मों के नाम बताइए। तो मैंने आपको चित्र भी दिखाए। अगला प्रश्न बोलता है लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण। यानी लकड़ी को क्या कर रहे हैं? कोयले में बदल रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण। हमने पहले भी पढ़ा था। वह तापमान जिस पर विध्वंसक आसवन किया जाता है, यानी जो विध्वंसक मतलब है जो भी चीज़ें हैं वो किस तापमान पर वो आश्रित होती हैं, याद रखना है आपको। वह तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस। अगला है कच्चे तेल को मीठा कब कहा जा सकता है? यदि सल्फर की मात्रा कम हो, यानी ऐसा कच्चा तेल जिसमें सल्फर की मात्रा, क्योंकि सल्फर की मात्रा है ना झार लगेगी उसमें, और जब सल्फर निकल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो कच्चे तेल को मीठा कब कहा जाता है? कि जब उसमें सल्फर की मात्रा कैसी हो? कम हो। अगला क्वेश्चन है केरोसिन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कैटाजेनेसिस कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। तो अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक देश का मतलब सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको याद रखना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगला है पृथ्वी के अंदर गहरे जलाशय में पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। पृथ्वी के अंदर गहरे जलाशय में जो पेट्रोलियम के ऊपर जो पाई जा रही है वो कौन सी गैस है? वो है प्राकृतिक गैस। आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम अगले लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 12वां। पीसीआरए का विस्तार नाम, यानी पीसीआरए का फुल फॉर्म आता है तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहलाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम के 2 अंशों के नाम बताइए जिनका उपयोग ईंधन के रूप में, अभी हम बहुत देर से सारा उसी से ही चैप्टर से तो पढ़ रहे हैं, कोयला पेट्रोलियम। तो आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम के 2 अंश कौन कौन है, वो नाम बताना उसके, उनका उपयोग में ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो वो हैं पेट्रोल और डीजल। याद रखिए कौन से हैं पेट्रोलियम के 2 अंश? पेट्रोल और डीजल। मैंने अभी बताया कि जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है तब ये दोनों चीज़ें या दोनों जो है पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? यानी जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, या मतलब कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको जलाते हैं तो याद रखिए तो जीवाश्मों के जलने से किस प्रकार का प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु क्या करती है, आसपास जो अपने वातावरण है उसमें धुएं जो हैं उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे? प्रदूषित हो जाएगी वायु। तो वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है? आसपास के धुएं, गैसों के कारण और गंदगी के कारण। अब आपको बताना है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम हिंदी में और इंग्लिश में होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार आपने जाना कि जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन के लक्षण क्या है और हमने उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया। इस चैप्टर में इतना ही है। अगले पार्ट में मैं और भी प्रश्नोत्तर को बहुत ही अच्छे स्लाइडों के साथ आपको लेकर आऊँगी। आपने जीवाश्म ईंधन को बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियोस के लिए आप याद रखिए, तैयार रहिए। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सभी बच्चे लाइक और शेयर करें जिससे सारे बच्चों को अच्छी से अच्छी स्लाइड मिल सके और वे बहुत अच्छे से सारे प्रश्नोत्तर को लर्न कर सके। थैंक यू।